जय जोहार, नमस्कार, स्वागत है आपका बैठका में। मैं हूं आपके साथ शैलेश पांडे। और साथियों, बैठका में क्योंकि इस समय चुनावी माहौल है तो चुनावी माहौल को लेकर ही बात हम लगातार कर रहे हैं। और बात इस समय सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से दिग्गजों की बैठकों, दिग्गजों की सभाओं का दौर चल रहा है दोनों पार्टियों में, जिस तरह तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है, ये सबसे बड़ी बात है। क्योंकि आप सभी को मालूम है कुछ दिनों में आचार संहिता लगने वाली, तो ऐसे में कोई भी पार्टी अपनी तैयारियों में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है। ऐसे में जब भाजपा, जो कार्डर बेस्ड पार्टी कही जाती है, उसकी तैयारियों को लेकर दोनों ही पार्टियों में बयानबाजी चल रही है। किस तरह की बयानबाजी चल रही है और क्या कयास लगाए जा रहे हैं इन बयानों के, इसी पर आज बात करेंगे। हमारा शीर्षक है शाह ने थामी कमान, क्या है भाजपा का मास्टर प्लान। तो प्रदेश में चुनावी माहौल है। जाहिर तौर पर भाजपा और कांग्रेस दोनों पार्टियां अपनी चुनावी तैयारियों को अंतिम रूप देने में लगी है। ऐसे में कोई भी पार्टी अपनी चुनावी तैयारियों में पूरी ताकत झोंकने से नहीं चूक रही है। एक तरफ भाजपा अपने स्टार चेहरे नरेंद्र मोदी के अलावा पूरे देश के दिग्गज नेताओं को छत्तीसगढ़ में झोंक रही है, तो वहीं दूसरी तरफ प्रदेश में लोकप्रियता का पर्याय बने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के सहारे कांग्रेस अपनी चुनावी वैतरणी को पार कराने में जुटी है। कल भाजपा के सभी दिग्गज नेता, जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के अलावा अमित शाह समेत तमाम नेताओं ने घंटों चुनावी रणनीति पर मंथन किया, तो वहीं कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा के बहाने भाजपा समर्थन जुटाने की जुगाड़ में है। इधर कांग्रेस भाजपा की तैयारियों को लेकर तंज कसने से बाज नहीं आ रही। देखिए, भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ में चुनाव लड़ने की औपचारिकता निभा रही है। पहली सूची जारी किया इन्होंने, जहां उनको मालूम था कि बुरी तरीके से पराजित होंगे, कई जगह जमानत भी नहीं बचेगी। उसके बाद ये बार बार बोलते हैं हम सूची जारी करेंगे, सूची जारी करेंगे। अब सोचिए कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आए थे, पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष, वर्तमान केंद्रीय मंत्री आए थे, राष्ट्रीय महासचिव प्रभारी संगठन आए हुए थे BL संतोष जी, लेकिन एक छोटी सी नुक्कड़ सभा नहीं कर पाए। एक तरफ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष 1.5-2 लाख लोगों की सभा कर रहे थे, दूसरे तरफ भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, केंद्रीय गृह मंत्री बंद कमरे में 5 आदमियों के साथ मीटिंग कर रहे थे। ये भारतीय जनता पार्टी की छत्तीसगढ़ में स्थिति है। बैठक तो होती है क्योंकि केंद्रीय चुनाव समिति में ही सारी चीजें जो है वो फाइनल होता है। देखिए, इस पर तो हम लोग बहुत ज्यादा कुछ नहीं बोल पाएंगे, लेकिन केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक के बाद मुझे लगता है कि जल्दी से जल्दी नामों का ऐलान हो जाएगा। तो भाजपा की तैयारियों पे सबकी नजर है, इवन कांग्रेस की भी नजर है कि कांग्रेस किस तरह से अपनी तैयारियों को रूप देगी। क्योंकि भाजपा ने उम्मीदें इसलिए बढ़ा दी है क्योंकि भाजपा ने पहली सूची जारी कर दी है। मध्य प्रदेश में दूसरी सूची भी जारी हो गई है, छत्तीसगढ़ में पहली सूची 21 लोगों की जारी हो गई है। और गाहे बगाहे उनके जो नेता हैं वो ये बयान देते रहे हैं कि भाजपा की दूसरी सूची बहुत जल्द आने वाली है। कल जब अमित शाह, जेपी नड्डा, BL संतोष की जब बैठक हुई, अरुण साव भी उसमें रहे, नारायण चंदेल भी रहे, तमाम बड़े नेता रहे, रमन सिंह रहे, तो उम्मीद सबको ये थी कि जो बीजेपी की दूसरी सूची है उसमें मुहर लग जाएगी और बड़े जोर शोर से बीजेपी चुनावी तैयारियों में अपने आप को आगे कर लेगी। लेकिन कल ऐसा हुआ नहीं। सभी के कयास झूठे साबित हुए। क्यों ये कयास झूठे साबित हुए और क्या है भाजपा का मास्टर प्लान, इसी पर आज बात करेंगे। 2 खास मेहमान मेरे साथ हैं। मेरे साथ श्री कुमार मेनन जी हैं, MIC मेंबर हैं, कांग्रेस के जाने माने चेहरे हैं, हमेशा मुखर रहते हैं, एक्टिव रहते हैं। हमारे साथ राजीव चक्रवर्ती जी हैं, युवा नेता है, भाजपा के संगठन से जुड़े हुए हैं, पल पल की अपडेट उनके पास भाजपा की रहती है। तो राजीव जी, आप ही से पूछते हैं, जैसे कि जो बड़े नाम हैं, अमित शाह देश भर की वो हैं जो भाजपा की धुरी माने जाते हैं। अमित शाह जहां चले गए वहां भाजपा के जो है वो कद मजबूत हो जाता है। जेपी नड्डा राष्ट्रीय अध्यक्ष बैठते हैं, BL संतोष बैठते हैं, आपके प्रदेश अध्यक्ष, नेता प्रतिपक्ष बैठते हैं, तीनों राष्ट्रीय जो उपाध्यक्ष वो बैठते हैं। लेकिन उसके बावजूद एक सूची आप लोगों की फाइनल नहीं हो पाती, जिसको लेकर बार बार ये कहा जाता है कि अब आ रही है, कब आ रही। क्यों ऐसा, क्या किस बात का भय सूची जारी करने में? क्या कैंडिडेट को लेकर भय है कि ये कैंडिडेट जिताऊ नहीं है, या फिर कांग्रेस की सूची का इंतजार कर रहे हैं? शैलेश जी, किसी बात का भय नहीं है, बल्कि बड़ा आनंद है, आनंद का उत्सव है। और आप तो मालूम है कि चुनाव भी एक उत्सव से कम नहीं होता, और खासकर छत्तीसगढ़ में। बात यह है कि जो प्रत्याशी होंगे, प्रत्याशी के अलावा बहुत सारी समितियां हैं जिनका समन्वय, संयोजन और तारतम्य बनना रहता है, जिसको लेकर अमित शाह जी आए थे कि कोई कसर पूरी ना हो।
ये जो कुशासन है 5 वर्षों का, जिसने एक संवैधानिक संकट खड़ा कर दिया था राज्य और केंद्र के बीच में, केंद्र पैसा भेजता, राज्य कहता हमको मिला नहीं, उसका नाम बदल दो। तो इस प्रकार से तो हम चाहते हैं कि जनता को इस कुशासन से मुक्ति मिले। तो शाह जी के दौरे के 3 कार्यक्रम, एक तो प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं कल, और उसका फिर जगदलपुर जाएंगे। इसके अलावा जो चुनाव की जो समितियां रहती है उसका प्रबंध करने के लिए भी शाह जी बार बार तो आ नहीं सकते, हालांकि उनका सतत संपर्क बना हुआ, और हमारी लगातार पूरी टीम, दूसरे राज्यों से भी टीम के लोग आ रहे हैं, तमाम नेता आ रहे हैं, जो हमारे अनुषंगिक संगठन के लोग हैं वो आ रहे हैं। उनकी आवास व्यवस्था क्या होगी, भोजन व्यवस्था क्या होगी, उनको अलग अलग कार्य दिए जा रहे हैं, सारे काम का संयोजन। एक बड़ा सवाल राजीव चक्रवर्ती जी ये भी है, क्या छत्तीसगढ़ में कोई ऐसा चेहरा, भाई मोदी जी को और अमित शाह जी को तो लगातार आप भेज ही रहे हो, क्या छत्तीसगढ़ में कोई ऐसा बड़ा चेहरा नहीं है कि आप संगठन मंत्री बिहार, सह संगठन मंत्री झारखंड, सह प्रभारी मंत्री उड़ीसा, उनको 220 नेताओं की बड़ी फौज, मेनन जी आप सुन रहे हो ना, 220 नेताओं की बड़ी फौज पूरे देश भर से आप लोगों पे हमला करने के लिए ला रहे हैं। तो मैं राजीव से पूछना चाहता हूं कि वाकई में स्थानीय नेता, 15 साल के मुख्यमंत्री रमन सिंह जी, 15 साल के मंत्री बृजमोहन जी, 15 साल के मंत्री प्रेम प्रकाश जी, क्या इन पर भरोसा नहीं लगे बिल्कुल भी कि ये चुनाव जिता सकते हैं अब आपको? शैलेश जी बहुत सुंदर प्रश्न किया है कि कांग्रेस के पास अब कुछ बचा नहीं बोलते। तो ये बताइए कि अगर हमारा परिवार में कोई कार्यक्रम चल रहा है, हमारी अभी चुनाव की वैतरणी एक युद्ध से के जैसा है, उसमें अगर हम अपनी चतुरंगणी सेना लगाते हैं इन भ्रष्टाचारियों, इन पापियों से लड़ाई के लिए, तो कांग्रेस को क्या पेट में दर्द है? क्या अमित शाह, आपको मैं बता देता हूं, नरेंद्र मोदी जी छत्तीसगढ़ के प्रभारी रह चुके हैं, मैं उनके साथ कार्य कर चुका हूं 4 महीने, तो क्या वो बाहरी हो गए? मेरा एक वो तो सुन लीजिए, चतुरंगी सेना तभी लगाई जाती है जब हार का डर हो। नहीं, कोई हार का डर नहीं, कोई युद्ध को, किसी लड़ाई को बहुत लाइटली नहीं लिया जाता है, बहुत सीरियसली लिया जाता है। जब हम लड़ाई कर रहे हैं, हमारा परिवार भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। अब कांग्रेस के पास क्राइसिस है लीडरशिप का। पहले हुड्डा जी आते थे, मुझे याद है, नुक्कड़ सभा कर रहे थे रायपुर पश्चिम में 2013 में, अब वो भी कुपित होकर बैठे हैं। आनंद शर्मा जी आते थे, कुपित होकर बैठे। अब कांग्रेस के पास ना नेता है, ना नीति है, ना चेहरा है, उनके पास नहीं है। वो भूपेश जी को लेके बैठे हुए। हमारे पास हमारा बड़ा परिवार है, जिसका बड़ा परिवार होता है, परिवार का हर कोई आएगा। मैं तो कह रहा हूं आगे और भी आएंगे, अभी तो कुछ शुरुआत नहीं। पूरे अनुषंगिक संगठन के लोग, जो कामगार है उनके लिए लोग आएंगे, जो झुग्गी क्षेत्र के उनके लिए लोग आएंगे, जो समाज प्रमुख आएंगे, सारे लोग आएंगे, क्योंकि हमारे पास टीम है। हम आएंगे, क्यों नहीं आएंगे? हम इतने मेहनत से संगठन को बनाए हैं देश भर में। राजीव जी बता रहे हैं उनके पास चतुरंगी सेना है, आरएसएस के लोग भी आएंगे, संगठन के लोग भी आएंगे, तमाम प्रकोष्ठ के लोग भी आएंगे। तो कहीं से कहीं आपको भय, डर, भयभीत नहीं हो अंदर से? देखिए, जो भयभीत होते हैं उनकी आवाज अभी आपने सुन लिया, कैसे उन्होंने बताया, कैसे उन्होंने जानकारी दी कि क्या उनका प्लान है कि छत्तीसगढ़ के अंदर उनको कार्यकर्ता भी नहीं मिल रहे हैं, इसलिए उनको बाहर से 220 नेताओं के साथ साथ कार्यकर्ताओं को तक लाना पड़ रहा है। चले जी, लेकिन मैं कुछ बातें करना चाहूंगा। खासकर अमित शाह जी लगातार आ रहे हैं, और 2018 के बाद ये ऐसा प्रयास करते हैं कि अमित शाह जी के मामले में ऐसा महिमा मंडित करने का प्रयास करते हैं कि अमित शाह जी ऐसे मैनेजर हैं जो जहां जिस स्टेट में जाते हैं चुनाव जिता के लाते। देखिए, मैं आपको गिनाना चाहूंगा कि तेलंगाना, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, उसके बाद केरला, बंगाल, दिल्ली, महाराष्ट्र, मिजोरम, कर्नाटका, हिमाचल प्रदेश जहां के नड्डा जी हैं, उनका खुद का ये है। उसके अलावा तमिलनाडु, तमाम ऐसे प्रदेश है, पंजाब। अमित शाह जी की स्ट्रेटेजी, हर जगह जाते हैं अमित शाह जी, ऐसे 40-50 सभा लेते हैं, मीटिंगें लेते हैं, उसके बाद लगातार बोलते थे बूथ कैप्चरिंग करती है भाजपा। अमित शाह जी, उनकी स्ट्रेटेजी फेल हो रही है। खूबसूरती है शैलेश जी, भले ही अरे मेहनत साथ सुन लीजिए, ये तो लोकतंत्र की खूबसूरती है। राज्यों में उत्तर प्रदेश, राजीव जी मैंने आपकी बात सुनी, थोड़ा सा ये कर लेंगे, सब्र कर लेंगे। उत्तर प्रदेश, गोवा, हरियाणा, वो भी गोवा में तोड़फोड़ करके, महाराष्ट्र में तोड़फोड़ करके, जहां पर भी अमित शाह जी की चल रही है वहां सिर्फ तोड़फोड़ करके सरकार बना पा रहे हैं। अन्यथा गुजरात और यूपी को छोड़कर कहीं भी उनको मेजॉरिटी नहीं मिल पाई है, और प्लानिंग हर जगह वही करते हैं। आज भाजपा मतलब सिर्फ 2 नेता है, अमित शाह जी और मोदी जी, उनके सिवाय तीसरा कोई नेता नहीं है।
और रही बात, आपने बात की कि कैसे कैंडिडेट के संबंध में बात चल रही है, 21 आज दिक्कतें बीजेपी के अंदर इसी बात को हो रही है कि जब उन्होंने 21 टिकट डिक्लेयर की थी, उनको लगा था कि बहुत आसानी से सब चीजें हो जाएंगी, लेकिन उन 21 टिकटों में भी 19 टिकटों के अंदर विवाद और घोर विवाद रहा है। पार्टी उससे हिल गई है और उनको यह डर है कि आने वाले टिकट में जब तक के आज जो वो लोग बाहर से जो लोगों को बुला रहे हैं, उनका मकसद वही है कि अपने जो कार्यकर्ता है, जो मेनन जी मेरा एक सवाल है, मेनन जी मेरा एक सवाल है इस मामले में, मेनन जी मेरा एक सवाल है, आपको ऐसा नहीं लगता कि इस मामले में भाजपा से ज्यादा भयभीत आप लोग हैं? अभी तक तो आप लोग एक भी सूची जारी नहीं कर पाए। सवाल ही नहीं है, हम लोग देखिए हमारे ऑलरेडी 71 विधायक एक सीट से 99 दावेदार है आपके यहाँ, नहीं होंगे। देखिए कांग्रेस की संभावनाओं को देखते हुए जो सरकार, कांग्रेस सरकार ने काम की है, भूपेश बघेल जी की सरकार ने काम की है, और लोगों के अंदर में जो प्रतिसाद है उसके कारण, जो लोगों का उत्साह है, आम जनता का उत्साह है, जो एक पब्लिक का हियर से है कि कांग्रेस जीत रही है, लोग बोलते हैं कांग्रेस वापस आ रही है, ऐसे परिस्थितियों में निश्चित रूप से लोग चाहते हैं कि कांग्रेस कैंडिडेट बने, हम लोग मौका चाहते हैं, वो लोग कांग्रेस के दावेदार ज्यादा संख्या में आ रहे हैं, उसका कारण वही है। लेकिन मैं एक बात भी बोलना चाहूंगा कि हमको समय मिल रहा है, हमारे 71 में से 73 लोग चुनाव लड़ेंगे, कुछ एक लोग नहीं लड़ेंगे, हमको कुछ ही सीटों में तय करना है, उनको तो बाकी पूरी सीटों में तय करना है ना। इनके पास 14 है, करीब करीब उनको 76 सीटों में तय करना है, तो कहीं ना कहीं ये जो उनको जो होमवर्क करने की जरूरत पड़ रही है, वो होमवर्क उनके लिए ऐसी स्थिति में ला रहा है जहां पर उनको कहीं भी रास्ता नहीं मिल रहा है, और वो हर जगह मैं तो कर्नाटका का याद दिलाना चाहूंगा, कर्नाटका में भी ऐसे ही शैलेश जी सुनिए ना, यही ये 2 राज्य इनको मिल गया चुनाव हुए। शैलेश जी थोड़ा मुझे समय दीजिए, लगातार बोल दिए मेरे बड़े भैया की घोषणा की थी। अच्छा क्या हुआ उत्तर प्रदेश में? छत्तीसगढ़ में 2, 65 पश्चिम प्लस बना बंगाल के गए एक बड़ा सा जीरो, बिग जीरो, क्या हुआ नॉर्थ ईस्ट में? क्या हुआ? जीरो गए थे पिछले बार अमित शाह जी। अरे आप अपनी चिंता कर लीजिए, देश की सबसे बड़ी पार्टी थी, फिर से रहेगी, 410 सीटें हुआ करती थी लोकसभा में, आज पहले 55 में थे, अभी 55 पर है। नड्डा जी, हाँ, इतनी बड़ी पार्टी है और प्रदेश में ये स्थिति है, सड़क में गड्ढा है कि गड्ढे में सड़क है नहीं मालूम। इतना विधायकों का संतोष नहीं है, मंत्री सोच रहे जगह बदल दें, ये स्थिति है शैलेश जी। इनके मंत्री सोच रहे हैं यहाँ से लड़ेंगे, क्या मुंह दिखाएंगे? राखी के दिन महिला के साथ बलात्कार, शिक्षक दिवस के दिन शिक्षिका के साथ बलात्कार, चाकू छुरी आम बात हो गई है, चौक चौराहे पर गांजे भांग की बिक्री, इनकी पुलिस को पता नहीं है। राजीव जी उस मामले में तो खैर देखिए, सरकारें कोई भी रहे, अपराध के मामले में अगर आपकी जब सरकार थी तो एनसीआरबी की रिपोर्ट में आप 6वें नंबर पे थे, आप स्वीकार करिए। बता देता हूँ शैलेश जी, अभी एफआईआर लिखी नहीं जाती है। श्री कुमार जी जहां रहते हैं गुड़ियारी क्षेत्र में, मेरे बड़े अच्छे मित्र हैं, वहां पे एक लड़की को पीटा गुंडों ने, पुलिस को फुर्सत नहीं थी, सोशल मीडिया में आया और जब पीड़िता गई तो उसकी रिपोर्ट नहीं लिखी गई, क्योंकि एनसीआरबी में एफआईआर दर्ज होना पड़ता है। हम तो एफआईआर दर्ज करते थे, गुंडों मवालियों का जुलूस निकालते थे। आज कांग्रेस का शासन ही स्थिति है कि गुंडे बदमाशों के पांव बाहर है, उनके हौसले बड़े बुलंद है, इसलिए पुलिस अधीक्षक के कमरे के सामने बलात्कार हुआ, 3 दिन तक एफआईआर नहीं ली। लड़की ने खुदकुशी की कांकेर में, लड़की खुदकुशी की, उसकी एफआईआर नहीं लिखी गई। हम विषयांतर हो रहे हैं राजीव जी हम विषयांतर हो रहे हैं। विषय ये है, नहीं मैं बोलता हूँ, अगर कांग्रेस के शासनकाल में इतना कुशासन है, फिर भी आप लोगों को चतुरंगी सेना लगानी क्यों पड़ रही है? आप लोगों को तो फिर होना चाहिए कि जनता पे भरोसा नहीं चाहिए, कुशासन त्रस्त है जनता, हमको वोट देगी, बिल्कुल हमारी सरकार बनाएगी। बिल्कुल कोई कसर, देखिए कोई भी युद्ध हो, कहते हैं ना देयर वार एंड लव एंड वार एवरीथिंग इज पॉसिबल। तो जब हमारी लड़ाई चल रही है इस कुशासन के खिलाफ, हम बिल्कुल, हमारा बड़ा परिवार है, हमारी बहुत सारी अनुषंगिक संगठन है, हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे इस कुशासन और इस भय भूख और भ्रष्टाचार की सरकार को नेस्तनाबूद करने के लिए। भरोसा है अनुषंगिक संगठनों पे या अपने नेताओं पे? सब कोई, हमारे स्थानीय नेता और हमारे अनुषंगिक संगठन, सारे लोग। देखिए फुटबॉल होता ना, एक होते लेफ्ट बैक और राइट बैक, और लोग होते हैं जो पेनाल्टी स्ट्रोक मारते हैं, तो इसमें हमारे पेनाल्टी कॉर्नर स्ट्रोक वाले हैं, हमारे स्ट्राइकर्स हैं, तो सारे लोग मिलके हम गोल दागेंगे कांग्रेस के ऊपर और जनता को इस कुशासन से मुक्ति दिलाएंगे। कांग्रेस की तरह नहीं अकेले एक जन बैटिंग कर रहा बेचारे राहुल गांधी और एक भूपेश बघेल जी जो इतना झूठ, ये सरकार इतना झूठ पड़ोसती है कि लोग तंग आ गए हैं। सिर्फ
इनकी योजनाएं बोर्ड में दिखलाई पड़ती है। अभी कहीं अभी पर अभी तब पर नहीं अभी दिखलाई तक पड़ती है। युद्ध था राजीव जी के लिए, अभी एक गेम में बदल गया वो बहरहाल। देखिए वर्ल्ड कप होता है ना, हम तैयारी करते हैं कि नहीं कि हमारे पास अच्छे गोल दागने वाला स्ट्राइकर हो, अच्छा तैयारी लेफ्ट करते बैक तो हो। अपने 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 खिलाड़ियों पे भरोसा रखो ना भैया, बाहर से खिलाड़ी मंगाने की क्या बाहर जरूरत का है? क्या? बाहर का क्या कोच नहीं आते? कोच नहीं आते क्या? तो बाहर के जो जिनको आप बाहरी कह रहे हैं वो भी भारत के हैं, वो भारत इटली से नहीं आए। अच्छा चलिए राजीव जी एक सवाल छोटा सा, एक सवाल, वर्ल्ड कप के लिए आप टीम तैयार कर रहे हैं, आपके टीम का कैप्टन कौन है? हमारे टीम के कैप्टन सारे लोग मिलकर मैच को जिताएंगे। 2018 में कांग्रेस का कौन था कैप्टन? 4 लोग घूम रहे थे 4 दिशाओं में, झूठ बोल कर आए कि मैं मुख्यमंत्री, 2.5 साल के फार्मूले में झूठ बोले और पूरा व्यवस्था चरम पे रहा। शक्ति का प्रदर्शन हुआ दिल्ली में, जनता पिसती रही। कोविड काल में स्वास्थ्य व्यवस्था का देखिए छत्तीसगढ़ में क्या हाल है, बुरी कदर से, माने आईसीयू में खुद स्वास्थ्य व्यवस्था है। तो ये सत्ता का संघर्ष नहीं होगा हमारे समय, इसको बना दिया जाएगा। 2003 में भी हमारे कोई कैप्टन नहीं था। 2003 में हमने जोगी जी के कुशासन से मुक्ति पाई थी चैलेंज की। उसी प्रकार से 2023 और 24 में भी हमारे पास कोई कप्तान नहीं है। सारे लोग मिलकर गोल दागेंगे, सारे लोग मिलकर गोल दागेंगे और इस कुशासन से मुक्ति पाएंगे। ये भय भूख और भ्रष्टाचार की कांग्रेस की सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। साबित कुछ नहीं कर पाएंगे। अरे साबित कर किया ना मेनन साहब, आप देख लीजिए। मेनन जी एक बार आप मेनन जी को। चले जी जी शैलेश जी, मैं कुछ बातें बोलना चाहूंगा जी। दुखद स्थिति है शैलेश जी, आज पूरे देश के अंदर में मणिपुर जल रहा है, हमारा बॉर्डर स्टेट है। कश्मीर के अंदर सैनिक मारे जा रहे हैं, पंजाब के अंदर खालिस्तानी फिर खड़े हो रहे हैं। अमित शाह जी राजनीतिक हवस, राजनीतिक सत्ता पाने के लालच में पूरे देश के अंदर में सिर्फ राजनीति करने के सिवाय कोई काम नहीं कर रहे हैं। आज जब उनका खुद का डिपार्टमेंट है, उनके पास रॉ, ईडी, एनआईए, सीबीआई तो बरामद हो रहे हैं ना 450 करोड़ कैश होने के बाद भी वो बरामद हो रहे हैं ना। रेती का घोटाला, शराब का घोटाला जाने दें। अगर ईडी ने तेल की घोटाला को पकड़ा था, स्टाम्प घोटाले को पकड़ा था, कोल स्कैम को पकड़ा था, स्पेक्ट्रम को पकड़ा था, तो क्या ईडी छत्तीसगढ़ के अपराधियों को नहीं पकड़े? सुलग रहा है ईडी यहाँ की शराब घोटाले। बहरहाल मैं दोनों अतिथियों की बातों से साफ होता है कोई भी पार्टी अपनी अपनी तैयारियों में कोई कसर नहीं छोड़ी। एक तरफ राजीव चक्रवर्ती जी के पास भाजपा के अलावा जो उनके अनुषंगिक संगठन है उनकी चतुरंगी सेना है, तो दूसरे पास मेनन जी के पास उनके पास एक ऐसा चेहरा है जिसने 4.5 साल इस प्रदेश में काम किया है, जिसके भरोसे कांग्रेस को पूरा यकीन है कि उसके भरोसे एक बार फिर सत्ता में वो वापसी करेंगे। लेकिन दोनों की रणनीति में किसकी रणनीति कारगर रहेगी, किसकी रणनीति सत्ता दिलाएगी, किसकी रणनीति जनता तक पहुंचेगी और जनता के दिलों में असर करेगी, यह आने वाला समय बताएगा। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद इस शो में शामिल होने के लिए। कल नए विषय के साथ फिर मिलेंगे।